नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे पहली बार आए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप चैनल पर पहली बार आए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दे। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, श्वसन लार श्रावण। जो प्रश्न है, श्वसन लार श्रावण जो श्राव होता है मतलब निकलता है, कर्मा कुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक कहने का मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होता हो, अनैच्छिक। और ऐच्छिक, ऐच्छिक कहने का मतलब आप कभी फॉर्म भरे होंगे, मतलब फॉर्म जैसे मैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आता है ऐच्छिक विषय चुनने के लिए, मतलब अपना मन से। तो अनैच्छिक कहने का मतलब जो अपना मन से नहीं हो, मतलब हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे छींक आ रहा है तो छींक को हम लोग रोक नहीं सकते, क्या है? अनैच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रिया मतलब जब हम लोग चाहेंगे तब आएगा और जब नहीं चाहेंगे तब नहीं आएगा। तो अनैच्छिक क्रियाएं डॉट द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, ये तो एग्जाम्पल में दे दिया, लेकिन प्रश्न पूछेगा सीधा कि अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नाम क्या है? मेरुशीर्ष। लेकिन अब इसी को इंग्लिश में पढ़ेगा तो मेडुला ओब्लांगेटा। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुशीर्ष। तो सबसे पहले आप जो मस्तिष्क है उसका चित्र देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। मेन रूप से मस्तिष्क क्या है? 3 भागों में बटा हुआ। अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला भाग है, मध्य मस्तिष्क जो बीच वाला भाग है, और पक्ष मस्तिष्क जो पीछे वाला भाग है। मध्य का मतलब बीच होता है और पक्ष मतलब पीछे हो गया, जिसमें पश्चात तो दूसरा हो गया। तो अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला भाग, और पक्ष मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग। तो तीनों भाग का जो मेन रूप से जो कार्य रहता है, कभी आप किसी को अगर आप पीछे मार दीजिएगा तो क्या होता है? संतुलन, उसका जो शरीर का जो संतुलन हो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। जो शरीर का जो संतुलन होता है ये कहाँ से होता है? तो पक्ष मस्तिष्क, जो पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है वहां से होता है, यानी पक्ष मस्तिष्क होता है। मेन रूप से जो मस्तिष्क है 3 भागों में बांटा गया। फिर उसका भी पार्ट है। तो पक्ष मस्तिष्क से क्या होता है? शरीर का नियंत्रण होता है, यानी आप अगर किसी को पीछे मार रहे हैं तो क्या बोलता है? पीछे नहीं मारिए। या आप कभी देखेंगे बुजुर्ग लोग को, तो मतलब बच्चों का अगर आप मार देते हैं तो बताया जाता है आपको कि पीछे नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को कस के मार दीजिएगा तो शरीर का जो पूरा संतुलन हो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और मध्य मस्तिष्क ये क्या होता है? आंख का नियंत्रण होता है। अगर आप किसी को जोर से मार दीजिएगा ऊपर सर पे या मध्य मस्तिष्क पे तो क्या हो जाएगा? आंख तर अंधार मार दे, जिसको बोलते हैं, मतलब आंख से उसको दिखाने कुछ देरी के लिए मतलब क्या हो जाएगा? अंधार मार दे, उसको हम लोग बोलते हैं। ये होता है मध्य मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क से क्या होता है? जो आगे वाला मस्तिष्क है उसका काम जैसे में हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आता है मध्य मस्तिष्क में। 2 काम आपको मेन रूप से याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? जो कान आप देख रहे हैं, कान, तो कान के जो नीचे होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कान है तो कान के नीचे जैसे यहाँ पे होता है पीयूष ग्रंथि। तो कभी कभी इसका स्थिति भी पूछ लेता है। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? भूख प्यास जो भी नियंत्रित होता है, जो लगता है, किसके द्वारा पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा पता किया जाता है। तो ये आपका हो गया। और मेडुला, देखिए यहाँ पे है मेडुला, यहाँ पे। तो यहाँ इसका देखिए यहाँ दे रहा है, देखिए एक है थैलमस, एक हाइपोथैलेमस, एक थैलमस एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको बताया कि भूख प्यास ये सब जो भी लगता है वो किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस से मतलब पता हो नियंत्रित होता है। और थैलमस, थैलमस कहने का मतलब तापमान, तो इसको याद कर लीजिएगा। मेन रूप से कितना है? 3। और सेरिबेलम कहाँ पे होता है? यहाँ पे पीछे वाला, मतलब पक्ष मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है। यही क्या होता है? सेरिबेलम से क्या होता है? जो शरीर का अगर आप मार दीजिए किसी को तो यहाँ पे क्या होता है? सेरिबेलम होता है। तो क्या हो जाएगा? शरीर का जो संतुलन हो बिगड़ जाएगा। मतलब पक्ष मस्तिष्क पे अगर आप पीछे किसी को मार देते हैं जोर से और मध्य में मारिएगा तो आंख, मतलब उसको अंधेरा दिखा देगा, मतलब कुछ देर के लिए आंख तक अंधार मार देगा, ये बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है। सेरिबेलम बता दिया आपको। सेरिब्रम, तो सेरिब्रम कहाँ पे? मध्य मस्तिष्क में है सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं परमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है? भूख प्यास जो भी नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पे? जो कान है, कान के नीचे होता है। और कान में टोटल कितने हड्डी होते हैं? 6। और 6 हड्डी होते हैं, 3 पार्टों में बटा होता है। तो 2-2 हड्डी होती है, मतलब
3 पार्ट में बांटा होता है कान का जो हड्डी होता है। 6, जैसे में 2 कान है तो 3 गो इधर होता है, 3 गो इस साइड होता है, मतलब टोटल कितना 6। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा यूएन, जिसको बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो सबसे पहले यूएन आया, यूएन का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, 44 या 45 ही होगा, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर। और इसका मुख्यालय का न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका में। देखिए हम लिखेंगे कम, आपको आराम से सुनना, क्योंकि लिखेंगे तो हैंड से लिखना पड़ता है, थोड़ा राइटिंग खराब। इसका भी हम लोग जल्दी जो भी सुविधा है इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको ज़्यादा सुनना है, मतलब हम बोलेंगे और आपको सुनना आराम से। यूएन हो गया तो यूनाइटेड नेशन, जितना भी इसका अंग है सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का जितना भी अंग है सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका। लेकिन जो एक अपवाद है वो आपको याद रखना है। एक जो अपवाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका एकमात्र जो अपवाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। द हेग नीदरलैंड में पड़ता है, द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय द हेग में स्थित है, नीदरलैंड। ये अपवाद है, बाकी जितना भी यूएन का सदस्य सभी का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका। तो शायद आपको लोकेशन मालूम होगा वर्ल्ड मैप पे अमेरिका का। यूनिसेफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिसेफ का सीधा क्या पूछेगा? फुल फॉर्म पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछेगा। और इसका जो मुख्यालय कहाँ? तो यूएन का भी आपको बताया कि एकमात्र अपवाद है, उसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित, बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ होगा? न्यूयॉर्क अमेरिका। और यूएनईपी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या। नैरोबी केन्या में स्थित है इसका मुख्यालय। नैरोबी केन्या में स्थित है इसका मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका स्थापना कब हुआ? 5 जून 1972। 5 जून 1972। इसलिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को, इसीलिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएनओडीसी। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछेगा सीधा, तो क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशनल, कुछ ऐसा ही करके तो एफ से फील्ड होता है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम नामक विशेष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? यह प्रश्न इसलिए लाए हैं क्योंकि ये जो प्रश्न जो ऑप्शन दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन दिया गया, इसमें जितना भी ऑप्शन दिया है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सीधा प्रश्न पूछेगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका स्थापना कब हुआ था? 12 इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1972। नोट कर लीजिएगा। इसका 72 नहीं 82, 1982। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना। और इसका मुख्यालय का मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत बार आपको बताया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सीधा फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसको याद कर लीजिए, इरिडा। इरिडा ये किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है इरिडा। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जो कहाँ अभी वर्तमान में तेलंगाना में। इसरो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। 1969 का जो वर्ष बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1969। 15 अगस्त 1969 का स्थापना होता है इसरो।
इसरो का जो स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को, और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। DRDO मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 अगस्त 1958 को इसका स्थापना होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इसका जो मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित? नई दिल्ली। और इसका फुल फॉर्म, सभी का फुल फॉर्म पूछेगा सीधा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली। स्थापना कब? 1 अगस्त 1958। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 के दिन ही पहली बार मानव चंद्रमा पे गया। और पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, इसको याद रखें। 20 जुलाई 1969 को, और 1969 को ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने? हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने, सीधा प्रश्न पूछेगा दादा भाई नौरोजी। तो एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कब बने? तो 1892। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? वायुवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, यानी। और धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। तो 2-3 पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रहना चाहिए। और 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। पहली बार राष्ट्रीय गीत पूछेगा कब गाया गया? 1896। कहाँ गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। और पूछेगा अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया, ये प्रश्न पूछेगा। पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 का अधिवेशन था, और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। और 1893 मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए रिपीट हो गया प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फातिमा बीबी। अगर यही पूछेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी नियुक्त नहीं हुई है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो महिला न्यायाधीश पूछेगा तो फातिमा बीबी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अगर ना पूछकर पूछ देगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में एक है अन्ना चांडी, एक का नाम क्या है? अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। और एक नाम है लीला सेठ। याद रखिएगा अन्ना चांडी और लीला सेठ। तो अन्ना चांडी पहली महिला न्यायाधीश, हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना चांडी न्यायाधीश। और लेकिन पूछ देगा हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, इसको याद रखेगा। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। तो ये 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पूछेगा हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी और मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, आपको देखिए क्या करना है, एग्जाम में आपको क्या करना है कि आंसर याद आना चाहिए। तो आप सेठ भी याद रखिए तो भी आंसर हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो ज्यादा आपको दिमाग पे लोड नहीं देना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये प्रश्न पूछ सकता है, मतलब जो रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 226। जो अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है 6 प्रकार के। तो प्रश्न पूछता है ज्यादा कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के और हाई कोर्ट 6 प्रकार के, इसको भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
जीवाणुओं के कारण होती है, जीवाणुओं के कारण होती है यानी बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। बड़ी माता स्मॉल पॉक्स इसको क्या बोलते हैं, वायरस के कारण ही होता है, वायरस के कारण होता है यानी विषाणु, विषाणु के कारण होता है। रैबीज ये भी विषाणु के कारण होता है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है यानी विषाणु के कारण होता है। इक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, और HIV के कारण होता है, वायरस के कारण होता है यानी HIV वायरस के कारण होता है। तो तीनों क्या है, विषाणु जनित यानी रोग है। और रैबीज का खोज किसने किया, रैबीज का जो टीका है इसका खोज किसने किया था, लुई पाश्चर। और पाश्चुरीकरण का खोज भी लुई पाश्चर ने किया था, इसको याद रखिएगा। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गुमशुदा और बेसहारा, बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया था, ऑपरेशन मुस्कान। और एक है बचपन बचाओ आंदोलन, ये प्रश्न पूछेगा, ऑपरेशन बचपन नहीं, बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध मतलब बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, ये प्रश्न पूछेगा। बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। और मलाला यूसुफजई को भी 2014 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, जो सबसे कम उम्र की नोबेल प्राप्तकर्ता थी, महिला है 17 वर्ष के, पाकिस्तान के। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एमबी का पूर्ण रूप क्या है, एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है, मेगाबाइट। तो आपको याद रहना चाहिए कि 1 बाइट बराबर कितना, देखिए एक होता है बाइट, एक होता है बीट, इसमें हम भी कंफ्यूज करते हैं, आप भी कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए हम अगर यहाँ लिखेंगे बीट तो BIT बीट हो गया, और बाइट लिखेंगे तो BOYTE। तो इसमें आप बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, बीट छोटा और बाइट बड़ा। तो अगर हमको मान लीजिए इसको इक्वल करना है यानी बराबर करना है, तो हम किस में गुना करेंगे, 8 आपको मालूम है कि 8 होता है, लेकिन ये पता नहीं आपको कि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है या 8 बाइट बराबर 1 बीट होता है, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसमें जो बड़ा है BYTE वाइट है जो बड़ा है, और जो बीट है वो छोटा है। तो मान लीजिए बड़ा और छोटा, जैसे में यहाँ 2 और ये 4 है, तो इसको अगर हमको मान लीजिए गुना करना, इक्वल करना, तो इधर से हम लोग गुना करेंगे, मतलब छोटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आपको क्या करना, 8 तो आपको मालूम है कि 8 होता है, लेकिन ये पता नहीं है कि 8 बाइट बराबर 1 बीट होता है या 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो इसमें क्या करना, जो बड़ा रहेगा, देखना सबसे पहले कि इसमें बड़ा है कौन, तो बड़ा है जो बाइट है और छोटा बीट है, तो बीट में हम लोग गुना कर देंगे 8 से, तो यानी 8 बीट बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाइट, 1 बाइट। तो यहां से प्रश्न क्या पूछेगा कि 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है, 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है। तो बीट यानी 1 बाइट, यानी 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट होता है। यहां से बन जाएगा प्रश्न। और KB MB GB तो आप जानते होंगे, क्योंकि आपका स्मार्टफोन आजकल का ये तो क्या हो गया, फैशन हो गया स्मार्टफोन चलाना, तो आपको तो मालूम होगा कि KB क्या होता है, GB क्या होता है, MB क्या होता है। तो KB जो होगा, KB जैसे मैं लिख दिया, तो KB जो होता है 1024, ये आपको याद रहना चाहिए कि 1024 के बराबर होता है सभी। आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं 1024 बीट होगा, बाइट होगा, या MB होगा या GB होगा। तो KB यानी किलो बाइट, तो 1024 क्या होता है, बाइट के बराबर होता है, यानी 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। वही अगर 1 MB की बात करें, 1 MB जो होता है 1024, 1 MB 1024 KB बराबर होता है। एक जो MB होता है कितना बराबर होता है, 1024 KB बराबर। उसी तरह से 1 GB, आप कभी 1 GB अगर आप डेटा लेते होंगे तो आपको कितना देता होगा, 1024 MB, 1024 MB। इसी तरह से आगे क्या होता है, बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पूछा MB का पूर्ण रूप क्या है, तो मेगाबाइट सीधा इसका आंसर हो जाएगा। MB का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, मेगाबाइट। लेकिन पूछेगा 1 GB बराबर तो 1024 MB, 1 MB बराबर 1024 KB, और 1 KB बराबर 1024 बाइट, और 8 बीट बराबर 1 बाइट। तो इसमें आप कंफ्यूज अब नहीं करिएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन होगा ही, तो आप देखिएगा जो MB होता है, डेटा जिस तरह समाप्त होगा तो मैसेज आता है, तो उस पर देता है कि इतना MB बच रहा है या इतना GB बच रहा है, तो वहां सब समझ जाइएगा इसका
मतलब जो भी मुद्दा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? देखिए, संविधान संशोधन कब होता है? या तो किसी चीज को सुधार करना हो, या जो भी मतलब संशोधन हम लोग कब करते हैं किसी भी चीज में, मतलब किसी प्रकार कुछ छूट गया हो पॉइंट, या मतलब किसी प्रकार कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो तो हम लोग संशोधन करते हैं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में संशोधन किया गया, क्योंकि 127वां संशोधन हाल ही मतलब इसमें किया गया। किस लिए किया गया? तो एबीसी का मतलब जो ओबीसी का आरक्षण के लिए किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में संशोधन किया गया 127वां संशोधन, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में हाल ही में तो पूछ सकता है प्रश्न। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ए 102वां मतलब 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। ये सीधा प्रश्न पूछा, क्योंकि हाल ही में चर्चा में है और इसमें संशोधन किया गया है। 127वां संशोधन क्यों किया जा रहा है? तो ओबीसी को आरक्षण के लिए बात मतलब इसमें कहा जा रहा है, इसलिए संशोधन किया गया। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी, और जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और मोस्ट इंपोर्टेंट निचला जो दे रहा कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मतलब इसको किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन, और एक कब हुआ था? 2002 में। मौलिक अधिकार में भी और मौलिक कर्तव्य दोनों में इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य जो था शुरू में संविधान में नहीं था, शुरू में एक कब ऐड हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था संविधान में। और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, जो क्या था? शिक्षा से संबंधित था, मतलब शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया था, मतलब अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया था। और मौलिक अधिकार में कहाँ ऐड किया गया था? अनुच्छेद 21 के क में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब जो ऑप्शन दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा, सेम प्रश्न है, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह? तो यहां से एक प्रश्न सीधा बनेगा, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? मतलब भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? था कहने का मतलब था हम लोग यहां नहीं लगा सकते, अभी भी है। तो भारत का पहला जो संचार उपग्रह है कौन सा है? एप्पल। कौन सा? एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह पूछेगा तो एप्पल, यानी इसका जो आंसर होगा एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये कैसा उपग्रह? संचार उपग्रह। कैसा उपग्रह है? संचार उपग्रह। और ये भारत का पहला संचार उपग्रह है, और इसको कब लॉन्च किया गया? तो 13 अगस्त 1981 को, 13 अगस्त 1981 को, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन के पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। पेप्सिन, सीधा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा फैक्ट प्रश्न है तो आपको याद रखना पड़ेगा। लैक्टोज, ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लूकोजेन में बदलता है। जो लैक्टेज है, लैक्टेज ये क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। और एंजाइम, ये मतलब लैक्टोज एक प्रकार के एंजाइम है, जाइमेज भी एक प्रकार के एंजाइम है। तो सीधा प्रश्न कभी कभी दे देता निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? आइरोबटूना क्या है? आइरोबटूना क्या है? तो सबसे पहले आप इमेज को देखिए कि आइरोबटूना है क्या। तो एक प्रकार का ड्रोन है, लेकिन ड्रोन है जो हवा में उड़ता है, लेकिन ये पानी के अंदर चलेगा। जो ड्रोन है आइरोबटूना, इसका नाम क्या? आइरोबटूना। तो सीधा प्रश्न, इस तरह का जो प्रश्न होता है यूपीएससी के लिए सबसे फेमस प्रश्न है। बीपीएससी या यूपीएससी के लिए सब प्रश्न क्या सबसे फेमस प्रश्न है। पूछेगा कि आइरोबटूना क्या है और ऑप्शन दे देगा। तो एक प्रकार का क्या है? ड्रोन है। ड्रोन है जो क्या चलेगा? हवा में नहीं, पानी के अंदर चलेगा। तो पानी के अंदर जिसमें पता करेगा, जो भी पानी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेगा, मतलब पानी के अंदर ये चलेगा। तो इसका राइट देखिए यही है,
आयरोब टुन्ना। तो प्रश्न पे चलते हैं। आप देख लिए होंगे इमेज को। तो प्रश्न आयरोब टुन्ना क्या है? हेलीपोर्ट है, मिसाइल है, मोनोरेल है, अधोजल ड्रोन है। अधोजल ड्रोन मतलब पानी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष, या बरिंद्र बोलिए, बरिंद्र बोलिए, बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? दो व्यक्ति थे, एक और का नाम था शायद भूपेंद्र करके से नाम थे, इसको सर्च करिएगा तो आ जाएगा। दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति मिलकर किए थे, और एक कब किए थे? 1907 में। और 1907 में ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1907 को स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा गया था कि मतलब स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो। जो भी स्वदेशी वस्तु है उसको मतलब अपनाना है, और विदेशी को क्या करना? बहिष्कार करना। और एक कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? सीधा पूछेगा कब हुआ? 7 अगस्त 1907। छोटा डेट आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बड़ा डेट आपको याद रहना चाहिए 1907। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो यहां पूछा वीरेंद्र कुमार घोष किससे संबंधित है? तो एक समिति था जिसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति से संबंधित थे, और इसका स्थापना कब किए थे? 1907 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का भी नाम याद नहीं आ रहा, तो आप इसको सर्च करिएगा, आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए इन 2018 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ODOP स्कीम टू प्रोमोट competitive and staple product from a region so that an economic geographical model can be development. What does ODOP stand for? देखिए ये सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है, इसमें प्रश्न सिर्फ घुमा रहा है। इसका पूछने का मतलब ये है कि ODOP से आप क्या समझते हैं? What does ODOP stand for मतलब इससे आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? से क्या समझते हैं मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये प्रश्न पूछ रहा। इतना लैंग्वेज में इसलिए प्रश्न देता है क्योंकि एग्जामिनर होता है, उसको टाइम पास करवाना होता है आपसे। लेकिन इसका क्या बताना आपको? फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। तो हाल ही में यूनेस्को में किसको शामिल किया गया है? धौलावीरा 40वां हो जाएगा, 40वां। अगर पूछा 40वां जो स्थान है भारत का, वो कौन सा? धौलावीरा को शामिल किया है हाल ही में, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट इससे पूछ सकता है प्रश्न। कहाँ स्थित है धौलावीरा? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल है धौलावीरा, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो धौलावीरा कौन सा है? नवीनतम जो यूनेस्को में शामिल हुआ 40वां। और 39वां रमप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। रमप्पा नाम पड़ा क्योंकि जो वास्तुकार था रमप्पा जो मंदिर है, इसका वास्तुकार कौन था? रमप्पा नाम था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया? रमप्पा टेम्पल, मतलब रमप्पा मंदिर। ये स्थित कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। और इसको बनाया था किसने? काकतीय वंश के जो राजा था, मतलब काकतीय वंश के द्वारा इसको बनाया गया था रमप्पा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सुमेलित करना कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले आप यहां देखिए क्या सुमेलित नहीं है। तो ये है जो कुछ इंपॉर्टेंट जो दिया गया यूनेस्को स्थल है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो एलोरा की गुफाएं ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये शामिल है यूनेस्को में या नहीं? तो शामिल है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में से है। एलिफेंटा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब है सभी। और भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। खजुराहो जो टेम्पल मंदिर है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्मारक। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक। अभी आपको तुरंत बताएं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, तो ये तो सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ये सही दे रहा है। सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा।
जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है, इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछेगा। इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं और इसको बनाया था किसने? गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट। दोनों नरसिम्हदेव फर्स्ट जरूर याद रखें क्योंकि सेकेंड भी देता। नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा सूर्य मंदिर को बनाया गया था और स्थित कहाँ? उड़ीसा में। सूर्य का कोणार्क मंदिर, यानी सूर्य मंदिर है जो कोणार्क जगह वहां स्थित है और उड़ीसा में। सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। कोणार्क भी याद रखिएगा और उड़ीसा, छोटा मतलब स्थान भी दे सकता है कोणार्क, तो कोणार्क याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। फतेहपुर सिकरू, फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गलत चुना था तो गलत ऑप्शन नंबर यही दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको रीड कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंतर गर्थन, जिसको मतलब साइनेप्स। साइनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका अब एक डॉट गुजरता है। साइनेप्स, सबसे पहले आप इमेज देखिए उसके बाद आप समझिएगा। देखिए यही है साइनेप्स। ये क्या हो जाएगा? तंत्रिका। तो तंत्रिका तो इंफॉर्मेशन क्या करता है? एक दूसरे मतलब इधर से उधर भेजना इंफॉर्मेशन को। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं साइनेप। ये मिला, ये क्या हो जाएगा? साइनेप। ये क्या है? साइनेप। इसी को क्या बोलते हैं? साइनेप। देखिए यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये क्या है? इसी को बोलते हैं, जो ज्वाइंट हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं? साइनेप। तो प्रश्न क्या बोला? प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है अंतर्गर्थन, जिसको बोलते हैं क्या? साइनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग डॉट गुजरता है। एक न्यूरॉन से दूसरे तक क्या होता है? आवेग गुजरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और तंत्रिका, तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और जो ब्रिक होता है, जो किडनी हम जिसको बोलते हैं, किडनी के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिए। किडनी के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन, किडनी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलाने के बाद हुआ था? तो 1950। देखने से ही प्रश्न पता चल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म बहुत पहले हुआ था, मतलब आजादी से पहले। और इनके जन्म दिवस पे 25 दिसंबर को क्या माना जाता है? सुशासन दिवस। इसको याद रखिएगा। मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। मतलब गवर्नर और प्रधानमंत्री दोनों ये रह चुके हैं। तो ये प्रश्न पूछता है मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता मिलने के बाद किसका जन्म हुआ था? मतलब किनका जन्म हुआ? नरेंद्र मोदी का, जो वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नहीं पूछेगा, पूछेगा कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? आरसी मजूमदार। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहां जो लिस्ट दिया गया है इसको आपको क्या करना है? रीड करना है। जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? सन 57 का विद्रोह सिपाही, सन 1757 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा इसका पीडीएफ, वहां से आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मेगा लिख रहा है मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक इनेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9। विटामिन B9, विटामिन ए के कारण रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी, और विटामिन बी के कारण रतौंधी। ये सब आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम।
भीम का पूर्ण रूप क्या? तो भीम जो यूपीए होता है इसका फुल फॉर्म आपको मालूम है कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? मनी से संबंधित है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भीम यूपीआई। ये किससे संबंधित है? मनी से। तो मोबाइल वाला तो आंसर होगा नहीं, तो ऐसा ही कर जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी, शायद यहाँ पे लिखा गया भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में सेम दिया गया है, लेकिन अगर आप यहां से ध्यान दीजिएगा इंटरफेस लिखा गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ बहुत बारीकी से इसमें अंतर है, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत होना बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। इंटरफेस लिखा है या इंटरफेस? भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है समाप्त हो गया, जो भी प्रश्न को कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।